नमस्कार, NaukikNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद भारत की पॉलिटिक्स में एक अच्छे दांवपेच वाली स्थिति आ गई है। एक अच्छा आपको मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से बड़ी तैयारी के साथ में, बड़े सारे साइकोलॉजिकल प्लान के साथ में चीज़ों को डिजाइन किया जा रहा है। आज कांग्रेस का सत्याग्रह था और सत्याग्रह में जो भाषण हुए उनके बाद आसानी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी, उसके निशाने पर कौन होगा और उसके ज़रिए एक कांग्रेस का पूरा जो राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि एक डिस्कोर्स होगा, एक उसकी रणनीति होगी और जो वो लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करेगी, वो स्पष्ट हो गया है। और इसमें जैसे मैंने कल बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, सिर्फ वही नहीं रहने वाला है, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड की जा रही हैं जो सीधे सीधे हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पे अटैक करेंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आज सबसे जो खास भाषण था वो प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी का भाषण आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भाषण जो है वो एक तरह से तगड़ा वाला अटैक है, लेकिन वो अटैक होने के साथ साथ वो एक अटैक तो था ही, उसके साथ साथ एक डिफेंस भी था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा कोकून बना के चल रही है, अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना के चल रही है जिसमें कोई उसके ऊपर हमला ना कर सके। उसे पता है कि वो किस निशाने पर रहने वाले हैं और इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि उन्हें लक्ष्य क्या करना है। प्रियंका गांधी का जो आज का भाषण था उसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि फ्रेमिंग, जैसे कि इमोशंस, जैसे कि आइडेंटिटी, जैसे अथॉरिटी और मेटाफर्स। ये साइकोलॉजी के अपने तरीके हैं उसको एनालाइज करने के, जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक अपनाई कांग्रेस पार्टी ने लोगों के ऊपर असर डालने के लिए। लेकिन इन सारी टेक्निक्स को अगर आप एक तरफ रख दें तो जो सबसे बड़ी बात, जो बदलाव कांग्रेस पार्टी में आया है, वो अब इसे ये शक्ल देने की कोशिश करिए कि भाई साहब, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भविष्य की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है और ये 2024 में चुनाव जीत के सत्ता में बैठने की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2024 में इस देश को एक गैर लोकतांत्रिक, अथॉरिटेरियन और दमनात्मक सरकार से मुक्त कराने की लड़ाई है। लेकिन आप जब भी, जैसे मैंने अपना शुरू किया वीडियो तो कहा कि बहुत आनंद आने वाला है, तो हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग जब भी राजनीतिक चीज़ों को देखते हैं, बयानबाजियों को देखते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो हम लोग अक्सर साक्षी भाव में होते हैं, जैसे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। हम देखते हैं, अच्छा राम ने अब चला दिया त्रिशूल, अब रावण ने चला दिया, अब उसमें ये वाला तीर चलाया जिसमें 4 चांद निकल आए हैं, अच्छा सामने वाले ने सांप वाला तीर चलाया, ऐसे करके हम महाभारत देखते थे। वैसे ही हम इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखते हैं और ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक तरह से देखा जाए तो दुर्भाग्य भी है। अब ये तो वो हो गया कि किस पहलवान ने ज़्यादा अच्छी पटकनी दे दी, उसके लिए ताली बजा दी, घर चले आए। और या फिर हम चीयर लीडर हो गए, हमने किसी एक पहलवान को चुन लिया, उसके फ़ैन हो गए और उसके लिए तालियां बजाने लगे। वो खराब परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। कभी कभी हम अंपायर हो जाते हैं, लेकिन हर हालत में हम खेल से बाहर रहते हैं, जबकि देश के नागरिक और जब डेमोक्रेसी का खेल हो तो हर वक्त खेल का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने आज की इस स्पीच से दर्शकों को अंदर से झकझोरने की कोशिश की है और ये कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ना भाई साहब, ये आपके लिए हो रहा है और ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपके साथ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसे राजीव गांधी की
हत्या हो गई, उसके बाद में 3 मूर्ति से लेके और राजघाट के पास तक अपने पिता के तिरंगे में लिपटे हुए शव के पीछे पीछे पैदल चलते चलते राहुल गांधी आए थे। और परिवार के मना करने के बावजूद वो इतना पैदल चले, सुरक्षा का खतरा लेते हुए भी चले। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो एक शहीद परिवार से हैं। और आज राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी को अपमानित किया जा रहा है, कभी उनको शहजादा कहा जाता है, कभी उनको पप्पू कहा जाता है, ये सारी चीज़ें करके एक सिंपैथी वाला एलिमेंट पहले इकट्ठा करती हैं प्रियंका गांधी। और फिर वो ये कहती हैं कि ये जो पिट रहा है ना पहलवान, ये पहलवान नहीं पिट रहा है दंगल में, ये जो पात्र मंच पे आप हारता हुआ देख रहे हैं, ये पात्र नहीं हार रहा है, ये आपका भाई पिट रहा है, ये आपके लिए लड़ने गया है, ये आपके सम्मान के लिए लड़ने गया है। इसलिए ये जो पिट रहा है ना, ये आपके लिए शर्म की बात है कि आप इसको पिटता हुआ देख रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आदमी आपके लिए लड़ने गया है। तो आपको एक तरह से उसने, कांग्रेस पार्टी ने, अब जो उसकी नई रणनीति है वो आपको अपने से जोड़ना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही है कि ये जो संघर्ष हो रहा है सड़कों पे जोड़ने का, उसने कहा इतनी लंबी यात्रा की राहुल गांधी ने, देश को जोड़ने की यात्रा की, तो ये आपके लिए की है, अपने लिए नहीं की है। और ये बात है भी सही कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर संघर्ष करती है, निश्चित तौर पे अंततः वो अपने लिए ही कुछ गेन करती है, लेकिन वो संघर्ष समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए होता है। और कांग्रेस पार्टी एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। और हर भाषण में उसने बार बार ये कहा कि ये जो सदस्यता गई है राहुल गांधी की, इसके जाने से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो आपकी आवाज़ संसद में नहीं उठा पाएगा, ये नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा एहसास ये दिलाने की कोशिश की गई कि ये जो देश का सारा माल उठा के 25, 30, 40 मामले तो आ चुके हैं, अडानी साहब की झोली में डाल दिया जा रहा है या कुछ गिनती के लोगों को दे दिया जा रहा है, तो ये हमारा माल नहीं है जिसके लिए हम रो रहे हैं। ये आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो और आपका सामान वहां जा रहा है, हम तो आपको जगा रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश की लोगों को कि अब मामला दर्शक दीर्घा में बैठने का नहीं बचा है, आपकी तरफ से लड़ने गया आपका भाई पिट रहा है, आप मूक दर्शक नहीं रह सकते, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि मामला राहुल गांधी का नहीं है। तो आप इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस समझें। राहुल गांधी भीम नहीं है, उठा उठा के मोदी जी को पटक नहीं रहे हैं। उसके बावजूद आप राहुल गांधी के साथ जुड़ें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए और आपको ये एहसास कराया जाए कि ये भले ही कमज़ोर है, ये भले ही पिट रहा है, भले ही इसके साथ ज़्यादा जुल्म जाती हो रही है या ये हार रहा है, लेकिन ये लड़ने आप ही के लिए गया। ये एक कनेक्ट ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में लेके आने वाली। तो ये एक तरफ ये कनेक्ट कि ये आपका भाई लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, किसके खिलाफ लड़ रहा है? उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जो लोग अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिनके 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी कोट कर रही है अडानी की शेल कंपनियों में जमा है। उन लोगों के खिलाफ जो इस देश को लूट रहे हैं, जो इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, जो दमन कर रहे हैं, मुकदमे करते हैं, एजेंसियों के ज़रिए लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, जो अलग अलग तरीके से देश के सिस्टम पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और ज़रा भी चूर चपड़ करने वालों को ठिकाने लगा देते हैं। ये आदमी भले ही कमज़ोर है, लेकिन ये वहाँ लड़ रहा है। इसके अलावा अपने साथ, गांधी परिवार के साथ एक इमोशनल एसोसिएशन डालने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, खड़के कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो उस पूरी स्थिति में अभी तक का जो एक पिक्चर थी, उसमें राहुल गांधी एक और कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह, एक और कांग्रेस सांसद की तरह बन गए थे। प्रियंका गांधी भी एक और कांग्रेस के वर्कर की तरह थी और कांग्रेस के इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे ये माना जा रहा था कि ये एक और कांग्रेसी हैं। लेकिन आज की रैली में इस बात को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई
कि वो एक और कांग्रेस ही नहीं है, वो कांग्रेस का कोर हैं, केंद्र बिंदु हैं। 2-3 विचार आए। एक बात ये कही गई कि कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो हम गर्व से कहते हैं, आप शहजादे कहते हो, हमको अपमानित करते हो, बहुत सारी बातें इमोशनल ये भी कहीं देखिए, हमको अपमानित करते हैं, हमको पप्पू कहते हैं, हमको ये बोलते हैं, हमको वो बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारी शिकायतें जनता से की कि देखो भाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए मार खा रहे हैं और हमारे साथ ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। इतनी तरह से इन्होंने हमको अपमानित किया, मैं सदन में अपमानित किया, हमसे कहा आपका सरनेम ये क्यों नहीं है, आपका सरनेम वो क्यों नहीं है, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला। ये सारी बातें रखने के साथ साथ ये भी कहा कि हम भले ही उस परिवार से हैं, हमें अपना खानदानी होने पे गर्व है। आप ये एक चेंज है। अभी तक डायनेस्टी पॉलिटिक्स के नाम पर कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी थे, ये अपने आप को डिफेंसिव मोड पे रखते थे, अपना चेहरा बचाते थे कि भैया हाँ नहीं, खानदानी लोग नहीं, हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ हम खानदानी लोग हैं और हम उस खानदान से हैं जिसने लगातार शहादत दी, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लड़ रहे हैं, ये संदेश जो दे रहे हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया देश के, हम उन शहीदों के परिवार से आते हैं। शहीद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए हमें आप ये नहीं कह सकते कि आप खानदानी लोग हैं और ये हैं वो हैं शहजादे और वो तमाम सारी बातें। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी का जो एक तरीका है इस पूरे आज के बाद से रणनीति दिखाई दे रही है वो ये है कि एक तो मोदी को एक विलेन के तौर पे, एक राक्षस के तौर पे और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे लोगों के सामने पेश किया जाए जो इस देश का दुश्मन है, जो इस देश की डेमोक्रेसी को हर लेना चाहता है, जो उसके खिलाफ जरा भी कोई आंख दिखाता है उसको नष्ट कर देता है, हर व्यक्ति से निजी दुश्मनी रखता है, लोगों के खिलाफ एजेंसीज का दुरुपयोग करता है। एक ऐसा आदमी है जिसने पूरी तरह से सिस्टम और सत्ता पे कब्जा कर रखा है और उस कब्जा करने के बाद उस ताकत का उपयोग करते हुए अपने कुछ दोस्त, उन दोस्तों की झोली में देश के संसाधनों को डाल दे रहा है और हम उसके लिए लड़ने वाले वॉरियर हैं, हम वो योद्धा हैं जो लड़ रहे हैं, हम वो देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार के लोग हैं जो अपनी सब कुछ दांव पर लगाकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो हमको नुकसान हो रहा है वो हमको नुकसान नहीं हो रहा है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं भैया, आपके लिए लड़ रहे हैं। आप साथ दोगे तभी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये एक बेसिकली नई तरह का कनेक्ट है, एक नई तरह का मुहावरा करने की कोशिश की गई है। हिंदू मुसलमान का विभेद ना हो सके इसलिए प्रियंका गांधी भगवान राम से रिलेट करती हैं कि क्या उसको आप परिवारवाद कहेंगे, जो आदमी पिता के आदेश पर वनगमन कर गया था, यानी वो भगवान राम से भी जोड़ती हैं, हिंदू परंपराओं का भी जिक्र करती हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिफेंड करती है कहाँ पे? वंशवाद के आरोप पे। अपने आप को डिफेंड करती है एक ख़ास धर्म का संरक्षण करने, तुष्टीकरण के जो बीजेपी का पॉलिटिकल प्लैंक है उसके मुकाबले, और साथ में लोगों को कहती है कि लड़ाई हमारी नहीं भैया, ये आपकी है, यानी लोगों से वैसे कनेक्ट करती है। तो ये जो पूरा का पूरी जो स्ट्रेटजी है, ये अगर आने वाले समय में आगे आती है, और जो कल मैं आपसे कह रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उसमें वो बार बार अगर ये कनेक्ट कराते हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए आपके थे, उस पैसे के लिए आप महंगा सिलेंडर खरीद रहे हो, उस पैसे के लिए आप महंगाई झेल रहे हो, बेरोजगारी झेल रहे हो, इस आदमी को 20,000 करोड़ रुपए जो इसके शेल कंपनियों में डले हुए हैं, वो पैसे जिन लोगों के भी पैसे हैं, उन लोगों ने आपको महंगाई दी, उन लोगों ने आपको बेरोजगारी दी, उन लोगों ने आपकी नौकरियां खाई, और उन लोगों के कारण ही आपकी सारी मुसीबत है, और हम उन लोगों से लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप साथ आ जाओ। ये है। अब आप देखिए कि बीजेपी इसको कैसे काउंटर कर रही है। बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया विवेक अग्निहोत्री की आती है। विवेक अग्निहोत्री को जो मेरा एनालिसिस है, मेरे अपने विचार, विवेक अग्निहोत्री एक
डिफरेंट तरह के ट्रोल हैं जो पहले बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर यूट्यूब वीडियो बनाया करते थे बीजेपी के प्रोपेगेंडा के लिए, मोदी जी की संस्तुतियों प्रशस्तियों में, सब जानते हैं। और बाद में वीडियो बनाते बनाते उन्होंने एक फिल्म बना दी, उसी सोशल मीडिया सेल के कैंपेन का हिस्सा थी। और वो आदमी बगैर चीज़ों की गंभीरता को समझे, अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी का एक कैंपेन कितना गंभीर चल रहा है, और वो कह रहा है कि इस भाषण को सुन के हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को अब एक्टिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। इस हल्की टिप्पणी का मतलब जानते हैं, इससे वो लोग जो इस गांधी परिवार को कि इस भाषण को गंभीरता से सुन रहे हैं वो इरिटेट होंगे। और अगर आप गूगल देखें, प्रियंका गांधी का भाषण अगर आप सर्च करें तो सर्च में सबसे ऊपर विवेक अग्निहोत्री की ये प्रतिक्रिया ही आ रही है, और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। अभी आएंगे एग्रेशन में बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे कैंपेन राहुल गांधी के खिलाफ जिन लोगों को बीजेपी ने आगे किया हुआ है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों या आपका रविशंकर प्रसाद हों, इन लोगों के बस का नहीं है अब कांग्रेस पार्टी को हैंडल कर पाए। किसी सीनियर लीडर को बिठाना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि सीनियर लीडर तो एक ही बचा हुआ है, वो कहाँ कहाँ कितना लड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक और मान लीजिए अमित शाह साहब को, नड्डा साहब का तो वो वजन है नहीं उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में, ना उनको उतनी अहमियत मिलती है मीडिया में दूसरी जगहों पे, तो किसको लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2024 के लिए बीजेपी का चुनौती रहित चुनाव नहीं रहने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे एनालिसिस पर अगर आपकी भी कोई टिप्पणी हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई बिंदु छूट गया हो, कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।